आज पहला बेटा हम लोग का ज्योग्राफी का होगा, ठीक है। और सेकंड वाला हम लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे और शेड्यूल रहेगा हम लोगों का वही 135 वाला। लाइव हमारे मित्र, एक्चुअली हम यहाँ लाइव होते हैं तो 1-2 मिनट का वक्त लगता है कनेक्ट होने में। चलिए ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं। क्या चर्चा हो रही थी ज्योग्राफी में, बताएं, टॉपिक बताइए। एप्साइड रेखा मतलब हम लोग बात कर रहे थे कैपलर के पहले नियम पर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर हो गया बेटा। क्या मालूम चला कैपलर के पहले नियम से, मोटा मोटा दिमाग में रखें। मैं क्या पता चला कैपलर के पहले नियम से? बहुत सिंपल, देखो ना वहां पे कुछ बनावटीपन है बेटा, नेचुरल क्या आया अंदर वो बताना है। वो ये कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर हमेशा एक बराबर दूरी पर नहीं होता है ना बेटा। एक बराबर दूरी पर होता तब जब कोई ग्रह सूर्य के चारों वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता। तो पहला तो यही फैक्ट समझ में आया। और कैप्लर कहे भी कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और दीर्घ वृत्त में 2 केंद्र होते हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने बताया कि सूर्य उस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर होगा और डेफिनेटली उसकी डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। एक पूरे परिक्रमण में एक बार वो सूर्य के सबसे नजदीक आएगा। ज्योग्राफी में उसे एक खास नाम से जानते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा? पेरीहेलियन या उपसौर्य। एक बार वो चक्कर लगाते हुए सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर चला जाएगा, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? अपहेलियन। क्लियर है? अपसौर्य। इन दोनों स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरेगी एप्साइड लाइन कहलाती। यहां तक हुआ। अब लिख लें दूसरा नियम, कैपलर सेकंड लॉ, कैपलर का दूसरा नियम। नियम बेटा बहुत जरूरी नहीं है, उसकी फीलिंग होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, एहसास होना चाहिए। कैपलर का दूसरा नियम लिखिए, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ठीक है, बस इतना सा है बेटा दूसरा नियम। क्षेत्रीय चाल को थोड़ा सा डिटेल में लिखें। लिखें अर्थात ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, अर्थात ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती है। अर्थात ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा क्या बेटा? समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती है। कुछ समझ में आया बेटा? ना, मुझे तो नहीं लगता समझ में आया, खाली शब्द लिखे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? क्षेत्रीय चाल। क्षेत्रीय चाल, ऐसी कोई चाल वाल तो हम लोग नहीं पढ़े बचपन से आज तक। भाई रेखीय चाल पढ़ा है, वृत्तीय चाल पढ़ा है, अब ये क्षेत्रीय चाल कहाँ से पैदा हो गई? तो थोड़ा सा इसके बारे में आपसे बात किया जाए कि क्षेत्रीय चाल किसे कह रहे हैं। अर्थात करके जो आपने लिखा है वहां उस बात को थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। तो इसको बेटा मानसिक रूप से नहीं, बोर्ड पे समझते हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, कल्पना कर रहे हैं कि किसकी बात हो रही है? समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा डायग्राम से देखो तो ज्यादा क्लियर होगा।
जैसे कोई ग्रह किस प्रकार की कक्षा पे चक्कर लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पे चक्कर लगाता है। सूर्य उस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर होता है। बोले, अब ग्रह इसी रास्ते पे चलता है तो रुका तो नहीं रहता, हमेशा चलता ही रहता है। तो कहीं उसको एक रोक के कल्पना करनी पड़ेगी कि मान लो हमने ग्रह को यहाँ पे देखा, ट्रैप किया, किस जगह पे वो है, तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा तो ये हुई। बोल नहीं रहे? नहीं, एफ साइड रेखा नहीं, ये ग्रह को, जैसे मान लो ग्रह रस्सी से बंधा हुआ है सूर्य से, है ना, ऐसा मान लो। तो कैप्लर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती है। यानी कोई भी समय आप लें, उस समय में जितना बड़ा ये क्षेत्रफल बनाएगी, उतना क्षेत्रफल हर उतने समय में बनाएगी। जैसे मान लो हम मान लें 5 घंटा, 5 घंटे में अपनी कक्षा में कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। बोल नहीं रहे? तो वो मान लो यहां पहुंच गया, अब ये रेखा यहां चली आई। बोल नहीं रहे? तो इस रेखा ने 5 घंटे में कोई क्षेत्रफल बनाया होगा। मुझे लगता है वो क्षेत्रफल ये है। बोल नहीं रहे? तो ये कह रहे हैं कैप्लर, जरा फिर से सुनो, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती है। तो ये कोई क्षेत्रफल मान लो बनाया उसने, जिसका एरिया हम मान लेते हैं ए। अब कैप्लर के नियम के हिसाब से हर 5 घंटे में, किसी भी 5 घंटे में एक क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा। बोल नहीं रहे? ये क्लियर हो रहा है बेटा? अब इसमें कहीं भी आप रोक के उसके ठीक आगे 5 घंटे को जोड़ो तो इतना बड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए। इसी को उन्होंने कहा कि किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल कांस्टेंट होती है, नियत होती है, वो उतना ही होती रहेगी। अब चलो हम यहां पकड़ते हैं, अब ये हो गई रेखा। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो कि 5 घंटे में कक्षा में कितना चला? इतना चला। बोले बेटा, अगर हम इसको आर मान लें, मैंने अपनी परिधि पर कितना चला? आर चला, है ना, और ये रेखा तो आपके सामने है ही है। अब एक बात मुझे बताओ कि अब अगले, मान लो हम फिर यहां पकड़ते हैं ग्रह को, तो अगले 5 घंटे में उसको ए एरिया बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? बोल नहीं रहे? अब बताइए कि कक्षा में ये आर है, तो अगर ये आर ही चले तो क्या ये क्षेत्रफल बराबर होगा? ये तो आंख से देख के भी नहीं लग रहा है कि इसका क्षेत्रफल, ये पूरे का और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। सवाल ही नहीं है। इस क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ये रेखा तो बड़ी होने से रही। बोल नहीं रहे? ये रेखा तो बड़ी होगी नहीं। अब एक काम किया जा सकता है कि ज्यादा दूर चला जा सकता है। बोल नहीं रहे? तो मुझे लगता है कि शायद यहां ना होके अगर ग्रह कहीं यहां आ जाए तो शायद ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाए। बोल नहीं रहे? क्लियर हो रहा है? अब अगर गौर से देखो तो कक्षा में ये जो दूरी है वो तो मुझे लगता है 3r के बराबर हो गया। अरे इसका तो 3 गुना दूरी लग रही कक्षा में। बोल नहीं रहे हो? कुछ बात समझ में आ रही है? और ये भी कितना हुआ? 5 ही घंटे में। अब केपलर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि किसी ग्रह की जो चाल है कक्षा में वो नियत नहीं होती। अगर नियत होती तो ये भी आ रही चला होता 5 घंटे में। बोल नहीं रहे? लेकिन ये 5 घंटे में कितना चला? लगभग 3 गुना चल दिया। बोल नहीं रहे? ऐसा क्यों किया? ताकि क्षेत्रफल मेंटेन रहे दोनों का। क्लियर हो रहा है बेटा? इसका मतलब साफ हो गया कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक समान चाल से चक्कर नहीं लगाता। बोल नहीं रहे? उसकी चाल क्या होती है बेटा? बढ़ती घटती रहती है। कब बढ़ेगी कब घटेगी आंख से दिख रहा है।
जब कोई ग्रह दूर होगा तो कक्षा में उसकी चाल कम होगी, जब कोई ग्रह सूर्य के पास होगा तो कक्षा में उसकी चाल अधिक हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि क्षेत्रफल मेंटेन रहे। क्लियर है बेटा? डायग्राम बनाइए। कोई डाउट हो बेटा तो अभी पूछो, स्पेशली वो जो नए बच्चे हैं। अब 3 आर हम लिखे, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा तो दिख ही रहा है। अरे भाई 5 घंटे में कक्षा में इतना चला और 5 घंटे में कक्षा में इतना चला, तो कहाँ ज्यादा चला ये तो आंख से दिख ही रहा है। बोल नहीं रहे? यानी कोई ग्रह जब सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी चाल बढ़ती है, इसलिए बढ़ती है ताकि वो क्षेत्रफल को मेंटेन कर सके। अगर वही चाल रहेगी तो ये भी 5 घंटे में आर चलेगा। अब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर तो नहीं होगा। बोल नहीं रहे बेटा? सबका क्लियर है? एक दिन टेस्ट होगा, फिर तबाही होगी आपकी, है ना? और फिर वही 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाली स्थिति ना आए। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, सब पूछ लीजिए। इधर बेटा आप लोगों को क्लियर है हम क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? अब समझ में ये आ जाना चाहिए। चलो आ जाए तो बड़ा अच्छा है। जबान कुछ अलग कह रही है, चेहरा कुछ अलग कह रहा है, वो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं समझ में आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि समझ में आ रहा है। केपलर का दूसरा नियम चीख चीख के ये कह रहा है कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक समान चाल से चक्कर नहीं लगाता। अब कल को पूछेगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक समान चाल से चक्कर लगाती है? क्या कहेंगे? नहीं लगाती है। लगता नहीं है कि कुछ समय साल भर में महसूस होता है कि बड़ी जोर से चल रही है धरती? अच्छा, धरती की चाल कितनी है लगभग? हाँ, 1 लाख से ज्यादा ही है बेटा। 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। लगभग 94 करोड़ की यात्रा तय होती है साल भर में। और धरती अकेले नहीं तय करती, आप भी साथ साथ हम सफर रहते हैं। अरे आपको उतार के थोड़ी सी यात्रा करती है, साथ लेके करती है ना। तो अगर आपकी उम्र जितनी है जोड़ लीजिए कितने करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर चुके होंगे आप। ये गोल गोल तो घूम ही रही है ना बेटा? धरती की चाल एक बराबर नहीं होती, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। कब कम होगी? जब वो सूर्य के सबसे नजदीक आएगा। क्यों नहीं? दूर रहेगा तो चाल कम होगी, करीब आएगी तो चाल बढ़ेगी, क्योंकि चाल नहीं बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बराबर नहीं हो पाएगा। क्षेत्रफल भी तो मेंटेन करना है ना बेटा। तो कुछ क्लियर हो रहा है? लिख लें शब्दों में। कैपलर के दूसरे नियम से स्पष्ट है कि कैपलर के दूसरे नियम से स्पष्ट है कि कोई ग्रह पृथ्वी ही नहीं, कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक समान चाल से चक्कर नहीं लगाता।
अच्छा, चाल और वेग में कुछ अंतर है बेटा? वेग में दिशा निर्धारित होती है, चाल में दिशा निर्धारित नहीं होती। वेरी गुड, ठीक है। क्या ये संभव है कि चाल और वेग एक बराबर रहे? या ये संभव है कि चाल कांस्टेंट रहे, वेग कांस्टेंट ना रहे? एक ही पिंड के लिए, एक ही बॉडी के लिए, एक ही वस्तु के लिए क्या ये संभव है उसका चाल कांस्टेंट रहे, नियत रहे, परंतु वेग नियत ना रहे? एक ही वस्तु के लिए, अलग अलग वस्तु के लिए नहीं। जैसे एक ही चीज कोई इस तरह की ऑर्बिट में या कक्षा में या रास्ते पे चल रही हो, जब चाल बोले तो कांस्टेंट बोले और वेलोसिटी बोले तो अलग अलग बोले, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी चाल तो कांस्टेंट हो सकती है, परंतु उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर क्षण हर पल उसकी दिशा बदल रही है। बोल नहीं रहे। अब जैसे हम ये बोल सकते हैं कि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम उसका वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर है ना बेटा, हमेशा एक चीज बदल रही है उसकी, क्या? दिशा बदल रही है। ऐसे घेर के पूछेगा परीक्षा में कोई सिंपल। अच्छा, चाल और वेग बराबर हो सकता? हाँ, लीनियर मोशन हो तो चाल और वेग बराबर हम लोग कह सकते हैं। बोल नहीं रहे। अच्छा, ये हो सकता है कि वेग कांस्टेंट हो, चाल कांस्टेंट ना हो? अच्छा, अभी माथा पच्ची नहीं, साइंस वाइंस पढ़ेंगे तो माथा पच्ची करेंगे, लेकिन ये माथा पच्ची होगी जरूर बेटा, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केपलर के दूसरे नियम से क्या स्पष्ट हुआ बेटा? है समान नहीं होती। केपलर के दूसरे नियम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी ग्रह की कक्षा में चाल नियत नहीं होती, वरन बदलती रहती है। कैसे बदलती है वो आंख से दिख रहा है। लिखे, ये लिख लिया बेटा, किसी ग्रह की कक्षा में चाल नियत नहीं होती। लिखा? हाँ, लिख लो। किसी ग्रह की कक्षा में चाल कांस्टेंट या नियत नहीं होती, वरन परिवर्तित होती रहती है। वरन, जो छूटा है घबराने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो उपलब्ध होगा, आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। परिवर्तित होती रहती है। क्लियर है बेटा? तो 2 पॉइंट लिखना होगा बेटा। पहला पॉइंट, नंबर 1, जब कोई ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, अर्थात अप हेलियन की कंडीशन में या स्थिति में होता है। जब कोई ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, अर्थात इसमें बेटा अप हेलियन की कंडीशन में होता है, तो कक्षा में उसकी चाल सबसे कम होती। जैसे इस पोजीशन को देखो बेटा, डायग्राम पे फोकस करिए, लिखने पे बहुत ध्यान मत केंद्रित करिए, हर जगह लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पाए अभी तक तो समझने की कोशिश करिए। ये लाइन मिल गई आपकी एफ साइड लाइन, बोले बेटा, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? अप हेलियन। पॉइंट को पूछ रहा है, रेखा तो कहलाती है, और इसे पेरी हेलियन हिंदी में भी बोले, कोई हर्ज नहीं। अब साफ दिख रहा है कि कोई ग्रह अगर इसी तरह का ड्रामा करते हुए इस पोजीशन पे आएगा तो कक्षा में उसकी चाल सबसे कम होगी, और जब इस पोजीशन पे आएगा तो कक्षा में उसकी चाल सबसे अधिक होगी, होनी पड़ेगी, नहीं तो केपलर साहब गलत हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? लिखें, अर्थात क्या लिखा बेटा? अप हेलियन, जब कोई ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है,
अर्थात अप हेलियन की दिशा में होता है तो कक्षा में चाल उसकी सबसे कम होती है। तो कक्षा में चाल उसकी सबसे कम होती है। क्लियर है बेटा? अब पृथ्वी का बता दो तो आगे बढ़ा जाए। पृथ्वी साल भर सूर्य का चक्कर लगाती है एक समान चाल से? नो नो नो, एक समान चाल से बिल्कुल नहीं, चाल उसकी बदलती है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। एवरेज हम 1 लाख के ऊपर बताते हैं आप लोगों को, लेकिन चाल उसकी स्लाइटली डिफरेंट होती है, बदलती है। तो कब ज्यादा हो जाती है कब कम हो जाती है वो तारीख पकड़ना है, और वो आपको पता है 4 जुलाई को। 3 जनवरी को कक्षा में चाल सबसे तेज होगी और 4 जुलाई को कक्षा में चाल सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। लिख लो इसको भी। हाँ लिखें, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। ये 3 जनवरी और 4 जुलाई ना बेटा नाक में दम करके रखे हुए हैं। तरह तरह के क्वेश्चन का आंसर यही है। पृथ्वी सबसे कम गर्मी कब प्राप्त करती है, इसका भी उत्तर है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है, इसका भी उत्तर है। पृथ्वी की चाल सबसे कम कब होती है, इसका भी उत्तर है। क्लियर है बेटा? लिख लीजिए बेटा, अगल बगल मत झांकिए, ठीक है? मैं सामने खड़ा हूं, मुझसे पूछिए। अर्थात 4 जुलाई को पृथ्वी की कक्षा में चाल सबसे कम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जब कोई ग्रह सूर्य के सर्वाधिक पास होता है तो दूसरा बिंदु बेटा, जब कोई ग्रह सूर्य के क्या बेटा सर्वाधिक पास होता है, नजदीक होता है, तो पोजीशन ये वाली होगी ना बेटा। देखो सूर्य से सर्वाधिक नजदीक हो गया। जब कोई ग्रह सूर्य के सर्वाधिक पास की पोजीशन में आता है तो ज्योग्राफी में इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पेरीहेलियन। इस दशा में किसी ग्रह की कक्षा में चाल सबसे कम होगी। देख लें, सूर्य के सर्वाधिक पास होता है अर्थात पेरीहेलियन की दिशा में होता है तो कक्षा में उसकी चाल सबसे कम होती है, स्पीड सबसे कम होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे अधिक होती है। इतना ही समझदार होना है, ठीक है? कक्षा में उसकी चाल सबसे अधिक होती है। वेरी गुड। लिखें, पृथ्वी की यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। यानी पृथ्वी की कक्षा में चाल सबसे अधिक कब होती है बेटा? 3 जनवरी को। क्लियर है? समझ में आया? तो यही पूछ के जान नहीं छोड़ेंगे आपका। ये तो थोड़ा बेसिक है, इंटरप्रिटेट किया हम लोगों ने कि केपलर के दूसरे नियम से क्या क्या निकलता है। अब वो आपको घेरेंगे, अब वो कैसे घेरेंगे वो हम नहीं बता सकते। 1-2 उदाहरण से आपको हम समझा सकते हैं। पृथ्वी का संवेग सबसे कम कब होगा? नहीं, पूछा नहीं गया है भैया जी, एक कयास हम लगा रहे हैं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अरे रुक जाइए, आप बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जिस दिशा में सोचने के लिए कह रहे हैं उस दिशा में सोचिए। सिविल सर्विसेज में पूछा गया कि पृथ्वी की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी, ये पूछा गया क्वेश्चन। बिल्कुल पता है, लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, केपलर का कहीं नाम पता नहीं लिया, केपलर के नाम की कहीं चर्चा नहीं किया, कहीं कुछ नहीं बोला, सिर्फ पलट के पूछा कि पृथ्वी की गतिज ऊर्जा, जिसको लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो सबसे अधिक कब होगी। अब बच्चा बेहोश हो गया। उसको लग रहा था कि टिपिकल अध्ययन करना था जो हम कर नहीं पाए। इसमें टिपिकल अध्ययन की आवश्यकता थी।
इसमें बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए था कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है। अगर आपको ये पता है तो समझो कहानी बिल्कुल साफ है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला है हाफ mv²। बोल नहीं रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये तो कांस्टेंट है। अरे पृथ्वी अगर है या कोई ग्रह है उसके लिए तो कांस्टेंट है। बोल नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी v पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोल नहीं रहे। इनवर्सली तो है नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि जहां v अधिक होगा वहां काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, और जहां v कम होगा वहीं काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है ना बेटा कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। क्लियर है बेटा? इसका क्या मतलब है कि जहां v अधिक होगा ज्यादा होगी, और जहां v कम होगा वहां काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। तो दिख तो रहा है भैया v कहां कम है कहां ज्यादा है। तो v सबसे अधिक कहां है? इस बिंदु पर। इस बिंदु का मतलब पेरीहेलियन की दशा में। बोले बेटा? अब कल को पूछेगा कि बृहस्पति ग्रह की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी, तो बृहस्पति ग्रह का कैलेंडर तो है नहीं। क्या आपके पास हो तो बताइए, हम थोड़ा शेयर कर लें। नहीं, अब विकल्प वो देगा। बृहस्पति ग्रह की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी पेरीहेलियन की दशा में। अब विकल्प यही सब देगा, पेरीहेलियन, अपहेलियन, पेरीजी, अपोजी। नाक में दम करने के लिए विकल्प तो है, लेकिन एक बात की स्टेट ये सब वही बता पाएगा बेटा जिसको महसूस किया। वो कतई नहीं बता पाएगा जो लाइन को रटा है। रटने वाला तो बता ही नहीं पाएगा, लेकिन आप अगर महसूस किए हैं तो शर्तिया बता देंगे। शुक्र की गतिज ऊर्जा सबसे कम कब होगी, कोई बता देगा। अपहेलियन की दशा में। अपहेलियन की दशा में सबकी गतिज ऊर्जा कम होगी। पेरीहेलियन की दशा में सबकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो पृथ्वी की भी ज्यादा होगी। क्योंकि पृथ्वी की तारीख हमको पता है, इसलिए पृथ्वी की तारीख पूछ लेता। क्लियर है बेटा? अच्छा, संवेग वगैरह भी, संवेग mv होता है, तो वहां भी m कांस्टेंट है। संवेग डिपेंड करेगा किस पर? v पर। जहां v अधिक होगा वहां संवेग अधिक होगा। पृथ्वी को रोकने के लिए, कक्षीय चाल को रोकने के लिए सबसे अधिक बल किस बिंदु पर लगाना होगा, अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी की कक्षीय चाल को रोक दिया जाए तो? देखो ऐसे ही खेल होगा आपके साथ। निकल के भागने तो नहीं देंगे, किताब की एक लाइन रट के जाकर वहां करके चले आओ, रटने नहीं देंगे आपको। डेफिनेटली बेटा जहां संवेग अधिक होगा वहीं बल ज्यादा लगाना पड़ेगा ना रोकने के लिए। बोले? आपको पता है संवेग कहां अधिक है? बोल नहीं रहे हैं। संवेग पेरीहेलियन की दिशा में सबसे अधिक है, तो डेफिनेटली पेरीहेलियन की दिशा में अगर पृथ्वी को रोकना हो कक्षीय चाल को, तो सबसे अधिक बल की आवश्यकता होगी। बोल नहीं रहे। क्या क्या पूछेंगे बेटा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जो कुछ पूछेंगे वो सब आप बता देंगे, अगर आप समझते हैं तो, और रटते हैं तो नहीं बता पाएंगे। वो इधर उधर से घेर के आपको तंग कर देंगे। तो क्लियर है? बस एक बात चौकस रहना कि जहां जहां भी इन्वॉल्व होगा वहां वहां कहानी गड़बड़ाएगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक कब होगी? वेग नहीं होता है तो बता नहीं पाएंगे हम। हाँ, श्योर हैं? 100% बोलना है बेटा, माइनस मार्किंग है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। कभी आपने पढ़ा होगा किसी एक बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां कम होगी तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा होना होगा ना कांस्टेंट होने के लिए। नहीं समझ पा रहा? अगर हम आपसे कहें
कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अरे भैया जी यही ना कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने इसको एक्स वाई फॉर्मेट में रख दिया। तो जहां x की वैल्यू कम होगी वही y की वैल्यू ज्यादा होनी पड़ेगी 100 आने के लिए। बोल नहीं रहे। अगर x 20 होगा y को 80 होना होगा, x 50 होगा y को 50 होना होगा, x 90 होगा y को 10 होना पड़ेगा। तो इस जगह पे अगर x मैक्सिमम है तो इसी जगह पे y मिनिमम होगा। यहाँ पे x अगर मिनिमम है तो यहाँ पे y मैक्सिमम होना पड़ेगा कांस्टेंट आने के लिए। किसी पिंड के लिए, किसी बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, कांस्टेंट होती है। एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। जैसे एक पत्थर को आप छत की बिल्डिंग पे ले जाते हैं, बोले हाथ में पकड़े हैं, छोड़े नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है कि नहीं? लेकिन मैक्सिमम उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे आप उसको छोड़ोगे अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू करेगी और धरती की सतह तक आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 करीब पहुंचेगी। ये ध्यान रहे हमेशा। जब आप पत्थर को ऊपर लेके जाते हैं छत पे, छत पर से नीचे छोड़ने के लिए, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उसके पास सिर्फ होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे आपने ड्रॉप किया पोटेंशियल एनर्जी काम करना शुरू करेगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? जब हम टंकी पे अपने पानी चढ़ाते हैं पंप से तो हम काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं और टंकी से पानी जब हमारे नलों में आने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। क्या क्या पूछेंगे, कैसे कैसे पूछेंगे, हमको क्या पता। समझदार तो बनना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपटीशन में समझदार लोगों की आवश्यकता है ना। आज से 10-1 साल पहले, 5 साल पहले रटंत विद्या वालों की आवश्यकता होती। हम लोग को याद है हॉस्टल में कि सीनियर लोग क्या क्या करते थे, हम लोग को देखते थे ना हॉस्टल में जब गए थे जूनियर, तो 10 क्वेश्चन लिख के मेंस का स्टेपलर लगा के पिनअप करके 5-5, 6-6 पेज का आंसर खूब बढ़िया सा लिख के 10 क्वेश्चन का, और वही लेके टहलते रहते थे हॉस्टल में। मेस में जा रहा है तो उसी में से एक तो हाथ में लिए जा रहा है, क्योंकि ये कंफर्म था कि उस 10 में से 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस एकदम कॉपी कर लेते थे। अब आप बता दोगे मेंस में क्या आएगा? टॉपिक बता देंगे आप। अगर टॉपिक बता दिया ना बेटा तो उसमें क्या पूछेंगे ना ये तो आप नहीं ही बता पाएंगे, क्योंकि पूछ आजकल बड़ी अजीब अजीब तरह की है। विवेचना करिए, आलोचना करिए, समीक्षा करिए, आलोचनात्मक विश्लेषण करिए, टिप्पणी लिखिए, और आप क्या करोगे? एक ही हर जगह लिखोगे। बोल नहीं रहे। भारत का संविधान एकात्मक है कि संघात्मक? आलोचना करिए। भारत का संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है? आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। भारत का संविधान एकात्मक है कि संघात्मक है? टिप्पणी लिखिए। आप क्या करोगे? एक ही चीज तो मुझे लगता है सब में लिखोगे और आपको शहीद कर देंगे वहां वो। तो आजकल कंपटीशन बेटा थोड़ा दूसरे डायमेंशन। अब गिरते पड़ते अगर प्री निकल भी गया बेटा तो बहुत खुश मत होइएगा, शहीद होने के लिए तैयार रहिएगा अगले राउंड में। और परीक्षा तो वही है बेटा असली, तो आजकल यही असली हो गई प्रीलिम्स, यही बच्चे घिर जा रहे हैं। अदरवाइज जंग तो असली होगी मुख्य परीक्षा में, जहां एक एक नंबर। आप प्रीलिम्स में इंडिया टॉप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आखिरी में सिलेक्शन हुआ है वो भी आप ही के बराबर दम रखेगा, वो भी देगा, आप भी दोगे। मायने तो रखेगा मेंस की परीक्षा। तो मेंस में बेटा आप समझदारी काम करेंगे, गया जमाना वो सब। इसीलिए आप देख रहे हैं 21-22 साल के बच्चे इंडिया टॉप कर ले रहे हैं, और 30-30, 32-32 साल के भैया जी लोग जो 12-12 साल से लगे हुए हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कारण जानते हो क्या है? अब इनबॉर्न जो बच्चों के अंदर समझ है वो काम आ रही है। एटीट्यूड कैसा है आपका, पढ़ाई के बारे में आपका एटीट्यूड कैसा है, वो काम आता है। जिसका उस तरह का एटीट्यूड होगा उसके लिए दाएं बाएं हाथ का काम है।
और जिसका एटीट्यूड नहीं है उसके लिए तो मुसीबत है ना। खूब लिखिए, खूब पढ़िए, समझिए चीजों को, बात बनेगी। चलो बेटा, अब ये समझ पा रहे हो ना बेटा। अब चाल से रिलेटेड या वेग से रिलेटेड जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी बेटा, आप जवाब दे सकते हो। क्लियर है? अब यह है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, यही नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। संवेग बराबर क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। वो भी जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए, दोनों को पेस्ट कर देना होगा, बात बन जाएगी। क्लियर है? पीसेस का एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक कार चल रही है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक बाइक चल रही है। दोनों को समान बल से रोकने की कोशिश हो रही है, पहले कौन रोकेगा? अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मास कम से रोकने से क्या मतलब है? जब वेग कांस्टेंट होगा तो अब संवेग मास द्वारा निर्धारित होगा। अरे उसने वेग कांस्टेंट कर दिया 40 किलोमीटर, अब संवेग निर्धारित करेगा कौन? मास। जिसका मास कम होगा उसका संवेग कम होगा, और जिसका मास अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, उसका संवेग अधिक होगा। जिसका संवेग अधिक होगा उसको ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। क्लियर है? समान बल से रोका जा रहा है तो डेफिनेटली ट्रक तो नहीं रोकेगी क्योंकि उसका संवेग अधिक। एक बुलेट होती है ना, LMG लाइट मशीन गन, बड़ी छोटी सी बुलेट होती है ना, 2-4 किलो की नहीं ना होती, छोटी सी बुलेट होती है और संवेग ऐसा क्रिएट करती है जैसे एक भारी भरकम ट्रक चढ़ गई हो आपके ऊपर। क्यों? उसकी वेलोसिटी बहुत है। मास भले ही उसका कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी हैवी है, तो खाली पिक्चर में दिखाया जाता है भैया कि गोली वोली लगती है, ऐसे ऐसे झाड़ देते हैं। एक LMG की गोली लग जाए ना और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने भी हो ना, तो हमको 5 मीटर तो उछल के हवा में चले ही जाएंगे आप, ये बिल्कुल तय जाएंगे। संवेग को रोकने के लिए बल तो लगेगा ही, पूरे बल को आप रोक रहे हैं तो वो बल तो एग्जर्ट करेगा ही, आपको ढकेल देगा। पिक्चर में नहीं, पिक्चर में तो ऐसे झाड़ दे। तमाम बुलेट वुलेट चलती रहती है, चलते चले आते हैं, तो पिक्चर उक्चर में कुछ भी संभव है भैया। और साउथ की पिक्चर तो पूछो मत। कहा जाता है कि अगर खाना वाना खाते समय साउथ की पिक्चर देख रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, किसी गाड़ी का पहिया वहिया आके गिर सकता है। पैर यहाँ पटकेंगे 100 मीटर दूर से गाड़ी उछल जाएगी हवा। तो ये सब नौटंकी वाली पिक्चर बनाते हैं। बहरहाल चलो बेटा, तीसरा नियम समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आना बहुत जरूरी है, निरीह भाव से मत देखिए। नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछिए, बेचारगी की तरह से देखेंगे तो मुझे बहुत कष्ट होता है। हम खड़े हैं बेटा, हम सब समझा देंगे। आगे लिखो तीसरा नियम, केपलर की ग्रहों की गति का क्या बेटा? तीसरा नियम। लिखें, प्रत्येक ग्रह के वर्ष का वर्ग प्रत्येक ग्रह के वर्ष का वर्ग तथा सूर्य से उसकी दूरी के घन का अनुपात। प्रत्येक ग्रह के वर्ष का योग तथा सूर्य से उसकी दूरी के घन का अनुपात क्या होता है बेटा? नियत होता है। प्रत्येक ग्रह के वर्ष का वर्ग, वर्ष माने समझते हैं क्या?
हाँ वही मतलब, वर्ष टाइम पीरियड होता है, आवर्त काल होता है। एक चक्कर लगाने में लगे हुए समय को हम लोग आवर्त काल कहते हैं। आप सुनते हो ना आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। अरे सुना है पीरियोडिक मोशन का नाम कभी? आवर्ती गति वह गति जिसको बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, वो आवर्ती गति है, यानी दोलन गति। आवर्ती गति माने, पीरियोडिक मोशन माने ऑसिलेशन मोशन। क्या जैसे? कैसे मतलब समझ नहीं पा रहा। अच्छा, दोलन गति जो होती है आवर्ती गति नहीं होती। वही तो है, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। दोलन गति आवर्ती गति नहीं होती, और आवर्ती गति दोलन गति नहीं होती। संशोधन के चक्कर में और चौपट हो गया। जितने दोलन गतियां होती हैं सब आवर्ती गति होती है, लेकिन हर आवर्ती गति दोलन गति, ठीक है, तो ये आवर्ती गति है, दोलन गति नहीं है ना। तो आवर्ती गति में एक आवर्त काल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। एक वर्ष आवर्त काल को कहते हैं, यानी पृथ्वी का जो आवर्त काल है वो एक वर्ष है बेटा। क्लियर है? यानी जिस स्थान से पृथ्वी शुरू करती है अपनी यात्रा, उस स्थान पे एक वर्ष के बाद जरूर आ जाती है, यही ना। तो कोई जरूरी नहीं कि पृथ्वी का आवर्तकाल सबका आवर्तकाल हो, सबका आवर्तकाल अलग अलग होता है, और उसी के आवर्तकाल को हम लोग वर्ष कहते हैं, सबका अलग अलग वर्ष होता है। तो अपन आवर्तकाल को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल टी से। बोले बेटा? तो किसी ग्रह के आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? वर्ष। तो कह रहे हैं किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, और सूर्य से उसकी औसत दूरी कोई होगी r। ये होता है क्या बेटा? कांस्टेंट होता है। अब एक बात मुझे बताइए कि कांस्टेंट ऐसे समझो जैसे हम कहें कि x अपॉन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट माने नियतांक, है ना। अब मुझे बताइए कि जैसे हम x की वैल्यू 100 रखें और y की वैल्यू 20 रखें, तो कांस्टेंट आ गया कितना बेटा? 5 आया ना। अब एक बात तो बहुत तय है कि अगर हम ऊपर के डिजिट को कम करेंगे तो उसी अनुपात में नीचे के डिजिट को भी कम करना पड़ेगा कांस्टेंट के लिए। बोल नहीं रहे? ऊपर के डिजिट को बढ़ाओगे तो नीचे को भी बढ़ाना पड़ेगा कांस्टेंट लाने के लिए। अब जैसे इसको घटा के हम 50 किए तो इसको भी घटा के 10 करना होगा। इसको अगर हम 200 कर दें तो इसको हमको 40 करना होगा। तो समझ में आ रहा है? 5 को बनाए रखने के लिए ऊपर की संख्या अगर बढ़ाओगे तो नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा, और ऊपर की संख्या घटाओगे तो नीचे भी घटाना पड़ेगा। सहमत है? क्या कुछ वैसा ही मामला नहीं है? बस स्क्वायर स्क्वायर अगर है तो उसे डर लग रहा है आपको। इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, क्या वो इसी रूप में नहीं है? बोल नहीं रहे? इसका मतलब है कि अगर t बड़ा होगा तो उसी अनुपात में r भी बड़ा होगा, t छोटा होगा तो उसी अनुपात में r भी छोटा होगा। क्लियर है? इसका क्या मतलब है? अब इसी को वर्ग वर्ग कर दिया, जैसे घबराओ मत भाई, और उसी रेशियो में चीजें बदलेंगी। इसका मतलब यह है कि जो ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा, यानी जिसका r सबसे कम होगा, उसका t भी कम होगा। समझ में आ रहा है? और जिस ग्रह का r अधिक होगा
उसी अनुपात में उसका वर्ष भी ज्यादा होगा। बोल नहीं रहे। कम से कम केपलर के तीसरे नियम से बात तो स्पष्ट हो रही है कि जो ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा उसका वर्ष छोटा होगा। बोल नहीं रहे। और जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूरी पर होता चला जाएगा उसका वर्ष उतना ही अधिक होगा। वो चाहे जितना भी अधिक हो लेकिन अधिक होगा। क्लियर है बेटा? इसका मतलब यह है कि सबसे छोटा वर्ष बुध का, उससे बड़ा वर्ष शुक्र का, उससे बड़ा वर्ष पृथ्वी का, मंगल का। जो दूरी के हिसाब से आपने लिखा है बस उसी रूप में अरेंज कर लीजिए कि किसका वर्ष छोटा होगा किसका वर्ष बड़ा होगा। कम से कम यह तो पता लग ही जाएगा। वर्ष बताओगे तो हम दूरी बता देंगे, आप दूरी बताओगे तो वर्ष बताया जा सकता है। क्लियर है? कह दें कि किसी ग्रह की सूर्य से दूरी क्रमशः x, y, z है, वेयर x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। अरे बेटा आप जैसे समझ रहे हो ना वैसे नहीं पूछेंगे। हम बार बार कह रहे हैं ना, वो बेजान चीजों में जान फूंक देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, है ना, जिंदा हो जाता है और आपके हलक उलक सूखने लगता है। क्वेश्चन लिखो। तीन ग्रह हैं क्रमशः x, y, z। ठीक है? जिनकी सूर्य से दूरी क्रमशः, अब ये टिपिकल सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है बेटा, जिनकी सूर्य से दूरी क्रमशः R1, R2, R3, R4 है। अरे 4 कह रहे हैं बेटा, 4 कहां से हो गया? R3 है। R1, R2, R3 है। हो गया? इनका आवर्त काल क्रमशः तो थोड़ा हम भी लिखो भाई, नहीं भूल बच जाएंगे हम तो खुद ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो तीन ग्रह हैं बेटा एक्स, वाई और जेड, और इनकी सूर्य से सॉरी क्या दूरी लिखा है ना? हाँ, दूरी है R1, R2, R3। वेयर आगे लिखो, जहां R1 is greater than R2 is greater than R3। लास्ट में लिखा है। ठीक है, आगे पीछे लिख लो, कोई हर्ज नहीं है। इनका आवर्तकाल क्रमशः T1, T2, T3 हो तो अब कुछ तो घबरा रहे हैं, कह रहे सर ये तो गणित उणित हो गया। हाँ तो हो ही जाएगा, गणित तो हर जगह हो ही जाती है। सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर का चयन करिए। हम विकल्प दे रहे हैं भैया जी। ठीक है, चार ही ना उत्तर होता है परीक्षा में। हम चार आंसर आपको दे रहे हैं। फिर से सुन लो क्वेश्चन, इसे बहाना वाना मत बनाना कि सुन नहीं पाए सर ठीक से। तीन ग्रह हैं भैया एक्स, वाई, जेड, जिनकी सूर्य से दूरी क्रमशः R1, R2, R3 है, वेयर R1 is greater than R2 is greater than R3। इन तीनों ग्रहों का आवर्त काल है क्रमशः T1, T2, T3। ठीक है? ठीक है, अब मैं विकल्प दे रहा हूं, आप राइट आंसर चुनिएगा। T1 is greater than T2 is greater than T3। T1 is less than T2 is less than T3। T3 sorry, T1 is equal to T2 is equal to T3।
T1 is equal to T2 is less than अरे सबको बोलने दीजिए बेटा। ऐसे होगा खेल बेटा, मैंने खेल का उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे न जाने क्या क्या आपसे खेल खेला जाएगा और आपको तकलीफ में डाल दिया जाएगा, और ये सिर्फ वो बता पाएंगे जिनको केपलर का तीसरा नियम पता होगा, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। अब मैं नहीं बता पाऊंगा भैया, आप लोग पहले कोशिश कर लो। बी, कोई ऐसे ही रैंडमली चुन लिया ना। हाँ, बता पाएंगे क्यों? उसको रिपीट मत करिए, वो हम ही बोले हैं तो हमको पता ही है। अच्छा, ग्रेटर देन लेस देन समझते हैं? कई लोग तो यही नहीं समझते ठीक से, ग्रेटर देन लेस देन ही नहीं समझ पाते। T1 T2 T3 तो लिखा है, ठीक है, उसमें भी ग्रेटर देन लेस देन है, उसका मतलब नहीं समझ पाते। क्या तुम बताओ भैया, छोटे लाल? हाँ, पड़ोसी से मत प्रभावित होना, धोखा हो जाएगा। बोले तुम्हारा बेटा है डी। अभी तो बड़ा उल्टा पुल्टा है डी भाई। एक बात तो समझ में आ रही कि जो भी होगा वो क्रम से ही होगा, इसे बीच में उल्टा पुल्टा तो नहीं होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2 इज लेस देन T3 है, ऐसे कैसे होगा? ये तो नहीं होगा ना बेटा। कैसे बोल दिया बेटा? मैंने जो उल्टा पुल्टा दिखे वही वाला सही रहता है। बुद्धि। अब आप बताओ, केपलर का तीसरा नियम मैंने पढ़ा दिया, सब कुछ मैंने समझा दिया। अब व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं तो तकलीफ है। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है धरती पर? बस आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भैया, जिसकी दूरी अधिक होगी उसका वर्ष भी अधिक होगा। अगर R1 सबसे अधिक है तो T1 सबसे अधिक होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एक ही चीज पकड़ना था, बात सामने आ गई। तो राइट आंसर कौन है? अच्छा, एक बात करना, जिसने ये नहीं पढ़ा है केपलर का नियम, जरा उससे पूछ के देखना। अगर उसकी तबीयत ना खराब हो जाए तो अपना नाम बदल देंगे, वो चाहे दिल्ली नहीं लंदन पढ़े हो। तो क्वेश्चन में कोई दम थोड़ा ही होता है, बस आपकी नजर वहां नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे, वो कहीं पढ़े रहे। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको नजरिया दे, ये जिम्मेदारी टीचर की है कि आपको दृष्टिकोण दे। केपलर का तीसरा नियम लिखा कि चलो T²/R³ बराबर कांस्टेंट, चलो चलो आगे चलो, ये कौन सी पढ़ाई है? तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर लोगे ना बेटा? हाँ, बिल्कुल राइट आंसर ये है, कोई शक शुबहा नहीं है। क्लियर है? राइट आंसर क्या है बेटा? ये क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसका वर्ष भी बड़ा होगा। तो अब ग्रेटर देन का मतलब है कि R1 सबसे ज्यादा दूरी पर है, उससे कम दूरी पर R2 है, सबसे कम दूरी पर R3 है, R3 का वर्ष सबसे छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T3 से, यही उत्तर होगा। क्लियर है बेटा? अब ग्रेटर देन लेस देन नहीं समझ पाए होंगे हमारे कुछ मित्र। अब एग्जामिनर का कई निशाना सद गया। केपलर का तीसरा नियम पता है कि नहीं? वो भी ग्रेटर देन लेस देन समझते हो कि नहीं? ये भी घेर घार के गलत करा दिया आपसे। यही है बेटा कंपटीशन, और कुछ थोड़ा ही है, कोई जादू वादू नहीं। आगे बढ़ा जाए बेटा। हम लोग हेडिंग बनाए थे क्या बेटा? पृथ्वी। बोल नहीं रहे। और उसी में आ गया था हम लोगों का ग्रहों की गति का नियम। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा उस पर बात जरूर कर लूँ आपसे। बोले बेटा, नहीं छूट जाता तो अनर्थ हो जाता है ना, खास करके उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं, पुराने तो समझते हैं। पृथ्वी के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बेटा पढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
और वो हिस्सा हम लोगों का है हाइड्रोस्फीयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, उस पर आके बात करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या बनी थी आपकी? अर्थ बनी थी, पृथ्वी बनी थी। तो थोड़ा सा 2-3 फैक्ट्स लिख लें बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें। पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति जियोइड है, जियोइड है। लिखें बोर्ड पे। पृथ्वी की आकृति कैसी बेटा? जियोइड। ये एक शब्द प्रयोग करना है परीक्षा में, यानी पृथ्वी के लिए जिस आकृति का प्रयोग हमें किया जा सकता है भूगोल में, वो है जियोइड। जियोइड माने ही होता है पृथ्व्याकार। हिंदी में इसका मतलब पृथ्व्याकार होता है। संतरे जैसा, नाशपाती जैसा, धमाका जैसा नहीं बोलना है कम से कम भूगोल में। अब इसकी ज्यामितीय संरचना कैसी है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लिखें नेक्स्ट पॉइंट बना के। जबकि इसकी ज्यामितीय संरचना ज्यामितीय संरचना माने क्या बेटा? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, संरचना लद्धक्ष गोलाभ है। ऑबलेट स्फेरॉइड है। ठीक है बेटा, लद्धक्ष गोलाभ है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ऑबलेट स्फेरॉइड। अब हेडिंग बना लीजिए, पृथ्वी की गतियां। ये सब क्लियर होगा बेटा तो थोड़ा सा जल मंडल वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। लिखें पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। पहला दैनिक गति, इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। मतलब अपनी एक्सिस पे घूमती है ना, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और एक्सिस पे घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। तो जो सूरज के चारों तरफ घूमती है उसको हम लोग वार्षिक गति या रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्व करती है। क्लियर है बेटा? अब एक बात एक एक को क्लियर करते हैं बेटा। ये जो दैनिक गति होती है इससे क्या होता है? आप बताइए। अपने एक्सिस पे जो घूमती है उससे क्या होता है? श्योर है? रात दिन इसी कारण होता है। छोटे बड़े काहे हो जाते हैं? जैसे दिन छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसी कारण है। जो बोला करो बेटा, हेजिटेशन खत्म करिए। गलत होगा हम है ना सामने। जैसे रात दिन होता है मैं सहमत हूं, ठीक है आप सही बोल रहे हो, लेकिन रात दिन एक बराबर कहाँ होते हैं? ठीक है ठीक है, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था। तो यानी रात दिन छोटे बड़े होने से दैनिक गति से कोई लेना देना नहीं है, किसी और से लेना देना है। तो दैनिक गति से खाली रात दिन होता है कि और कुछ होता है? इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं बेटा कि अभी तो वायुमंडल में फंसे ही थे जाके हम लोग, अभी जलमंडल में तो और बुरा फंसते बिना ही सब पड़े। वायुमंडल में तो गिरते पड़ते गाड़ी निकल गई, लेकिन यहां नहीं निकलेगी।
जलमंडल में तो फंस ही जाएंगे हम जाके, हम आपको धारा ही नहीं बता पाएंगे, पढ़ा ही नहीं पाएंगे। फेरल का नियम नहीं, दैनिक गति से फेरल के नियम से कोई लेना देना नहीं। अरे मैं सब समझ रहा हूं बेटा, दैनिक गति से फेरल का नियम बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, दैनिक गति से सिर्फ कोरियोलिस बल जुड़ा हुआ है। फेरल का नियम जाए भाड़ में, फेरल के नियम से हमें कोई लेना देना नहीं है। दैनिक गति से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, इसी कारण ध्रुवों पे उभार हो गया। दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी हो गई। ये दैनिक गति के कई प्रभाव है ना बेटा, तो थोड़ा लिख लो पॉइंट बना बना के। रात दिन का होना, व्याख्या बेटा अब अगले लेक्चर में विस्तार से करेंगे, अब रेगुलर क्लास होगी, घबराने की जरूरत नहीं। दैनिक गति से क्या होता है बेटा, रात दिन। दूसरा अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण विश्वतीय क्षेत्रों पे उभार, जिसके कारण विश्वतीय क्षेत्रों पे क्या बेटा, उभार, तथा ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी हो गई। स्पीचेस भी नहीं, हमारा तारों भी नहीं खींचना पड़ेगा। ये जो डायग्राम पृथ्वी का दिखा है उसके पीछे कारण कौन है बेटा, दैनिक गति है। ठीक है, आगे कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। कोरियोलिस नाम है किसी का बेटा, तो अभी बस इतना लिखना है, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। ठीक है बेटा, तो आज हम यही समाप्त करेंगे बेटा, आगे की चर्चा कल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज यही समाप्त कर रहे हैं।